नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं अगले संसाधन के बारे में। वन संसाधन वन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज बात करते हैं वन्य जीवों के बारे में। तो अगला संसाधन है हमारा वन्य जीव। तो वन्य जीव का संरक्षण क्या है देखते हैं। देश भारत में अनेक प्रजातियां और जीव जंतुओं की विविधता को बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। तो वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वन्य जीव जो है विलुप्त क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्राकृतिक आवासों का नष्ट होने का मतलब क्या है। देखिए, प्राकृतिक आवास का क्या अर्थ होता है। वन्य जीव जिस आवास में रहते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक आवास। लेकिन वन्य जीवों को हटाकर वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर अगर हम ले आते हैं, जैसे अभ्यारण्य हुआ है ना, कोई उद्यान हुआ, तो उसे कहते हैं कृत्रिम आवास। तो प्राकृतिक आवास, जो वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास, वो जंगल होता है। तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास मानवीय और प्राकृतिक कारणों से नष्ट हो रहे हैं, जैसे वनों की कटाई, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सुनामी आदि, जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव की आवश्यकता बढ़ती गई और मनुष्य के आवास, कृषि, उद्योग आदि तो वन भूमि का उपयोग होने लगा, जिससे वन्य जीवों के आवास पर क्या हो गया, संकट उत्पन्न हो गया। देखिए, मनुष्य की आवश्यकता बढ़ने के कारण सीधा उसका जो प्रहार होता है वो होता है वनों पर। वो वनों की भूमि को कृषि के लिए काम में ले सकता है, वनों की भूमि को वो उद्योग के लिए काम में लेगा और अपने आवास के लिए काम में लेगा। तो जब वो आवास, वन की भूमि को जब काम में लेंगे तो वन्य जीवों का आवास का क्या हो रहा है, नष्ट हो रहे हैं। वन्य जीवों के आवास क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो ये पहला कारण हो गया कि वन्य जीवों के नष्ट होने का कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। आगे बात करते हैं, कुछ और भी कारण हैं। देखिए, विभिन्न परियोजना जैसे भाखड़ा नागल बांध, बहुत बड़ा बांध बनाए गए, टिहरी बांध, व्यास परियोजना आदि वन भूमि जल में डूब गई है और जीवों के आवास नष्ट हो गए। जब ये बांध बनाए गए तो इन बांधों में जो भूमि काम में आई, वो भूमि अब कहाँ है, वो जल के अंदर डूब चुकी है। तो वहाँ पर जो वन्य जीवों के आवास थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, वो है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है कि देखिए, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के चारों ओर CO2 का एक वातावरण बन गया, एक आवरण बन गया। तो क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की किरणें अंदर तो आती हैं लेकिन वापस बाहर नहीं जा पाती है। तो अंदर का वातावरण कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसे कहा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी एक प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने का प्रमुख कारण है। इस प्रभाव के कारण पृथ्वी के आसपास का वातावरण गर्म हो गया, जिससे जैव विविधता नष्ट हो गई। कुछ ऐसे पादप या जीव थे जो इतना तापमान सहन नहीं कर सकते, तो वो जीव और वो पादप क्या हो गए, नष्ट हो गए। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है वन्य जीवों के नष्ट होने का, वो है अवैध शिकार। मानव अपनी लालचीपूर्ण प्रवृत्ति के कारण वन्य जीवों का अंधाधुंध शिकार कर रहा है, जिससे महत्वपूर्ण जीवों की संख्या में कमी हो रही है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कारण हो सकता है। देखिए, मॉडल पेपर जो बनाया गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, उस मॉडल पेपर में प्रश्न पूछा हुआ है कि वन्य जीवों के विनाश के 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण आपने यहाँ से देख लिया कि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, और दूसरा हो गया वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है। तो ये 2 प्रमुख कारण हो गए। तो ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के पूछते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल अच्छे से याद करना इनको अपनी कॉपी में। जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने के चांसेस है मैं आपको बताता रहूँगा। हाल फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि वन्य जीवों के विनाश के कारण क्या है, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, दूसरा है अवैध शिकार। लौटते हैं अगले टॉपिक पर। अगला कारण है प्रदूषण। देखिए, जो प्रदूषण है वो वन्य जीवों को किस प्रकार नष्ट कर रहा है। तो प्रदूषण के कारण पेड़ पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिससे वन विनाश हो रहे हैं। इसके कारण वन्य जीव संकट उत्पन्न हो गया। देखिए, प्रदूषण के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों पर है ना, प्रदूषण के जो प्रमुख हानिकारक पदार्थ है वो जम जाते हैं, और हानिकारक पदार्थ जमने के कारण पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होते हैं, जिसके कारण ये पौधे जो है मर जाते हैं। तो ये प्रदूषण भी एक वन्य जीवों के, अब क्योंकि जब पादप नष्ट हो रहे हैं तो वन्य जीव उन पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला है मानव और वन्य जीवों में संघर्ष। ये तो हम शुरू से देखते आए हैं, हमारे घरों के अंदर यदि कोई भी जहरीला जीव घुस जाता है तो सब उसको मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो मानव और वन्य जीवों में एक संघर्ष भी है। और जनरली व्यक्ति जो है कई जंगलों में रहते हैं, तो वहाँ पर कोई जीव जंतु आक्रमण कर देता है, तो मानव और जीव जंतुओं के बीच में संघर्ष होता रहता है और वन्य जीवों के संघर्ष होता रहता है। ये वन्य जीव अपना जीवन आवास छोड़कर खतरे में पड़ जाते हैं, जिससे इनके मध्य लगातार संघर्ष होता रहता है और अंत में वन्य जीवों की हार होती है। हार हो नहीं है, मनुष्य के पास में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे इन जीवों को नष्ट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, तो वन्य जीवों की हार होनी है। तो ये भी एक जैव विविधता या फिर वन्य जीवों के नष्ट होने का प्रमुख कारण है। अब आगे बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है, इस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसे IUCN भी कहा जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ध्यान रखिएगा, IUCN का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको, ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में। तो आप याद रखिएगा IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ।
इन्होंने ना सारी जीव, वन्य जीव होते हैं या पादप होते हैं, उन सब की एक रिकॉर्ड रखा हुआ है। यानी एक तरीके से कहा जाए तो इन्होंने पूरी ब्रह्मांड की जितनी भी धरती पर जाति हैं, प्रजाति हैं, उन सबको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में बांट दिया। और इसमें कुछ विशेष प्रजातियाँ जो कि विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गई है, जो विलुप्त होने वाली है, उसको एक पुस्तक में संकलित कर लिया, जिसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पॉइंट है? पहला तो ये था इंपॉर्टेंट यहाँ से कि IUCN का पूरा नाम क्या है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि रेड डाटा पुस्तक जो है वो क्या है। तो रेड डाटा पुस्तक किसे कहेंगे? विलुप्त के कगार पर पहुंची गई प्रजातियों का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड जिस पुस्तक में रखा जाता है उसे रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। आगे बात करते हैं कि IUCN ने इन जातियों को 5 भागों में कौन कौन से भागों में विभाजित किया। तो पहला आता है विलुप्त प्रजातियाँ। जो जातियाँ संसार में विलुप्त हो गई है, उनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में उपस्थित नहीं है, जैसे डायनासोर, और इसमें एक और जोड़ सकते हो डोडो पक्षी। ठीक है, डोडो पक्षी ये भी एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, तो डायनासोर है, डोडो पक्षी है, इनका कोई भी प्रतिनिधि आपको धरती पर नहीं मिलेगा। तो ये कैसी प्रजाति हुई? विलुप्त प्रजाति। दूसरी आती है संकटग्रस्त प्रजातियाँ, जिनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो वह निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, जैसे गेंडा, घोड़ावर्ण, बब्बर, शेर आदि। ये ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा संकट में हैं, यदि इनको संरक्षण नहीं किया गया तो ये समाप्त हो जाएंगे। सभेदीय जातियाँ, वह जातियाँ जो शीघ्र ही संकटग्रस्त होने की स्थिति में हैं, उन्हें सभेदीय जातियाँ कहते हैं, यानी जिनके ऊपर संकट है अभी और जल्दी वो संकटग्रस्त हो सकती है। आगे बात करते हैं दुर्लभ जातियाँ। जो जातियाँ जिनकी संख्या बहुत कम है और निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है, ये विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे हिमालय का भालू, विशाल पांडा आदि। ये कैसी प्रजातियाँ हैं? ये दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। कौन कौन सी? हिमालय का भालू और विशाल पांडा। अपर्याप्त ज्ञात जातियाँ, वह जातियाँ जो कि पृथ्वी पर है किंतु उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उन्हें कहा जाता है अपर्याप्त ज्ञात जाति। यानी धरती पर है लेकिन अभी तक उनकी खोज नहीं हुई है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।